हेलो दोस्तों, मैं विनय पांडे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। ओके, परिसंचरण तंत्र, हार्ट और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तीन टॉपिक से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग परिसंचरण तंत्र से प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? बताइए। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विलियम हार्वे। ओके, इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की पूरी प्रक्रिया और उनमें मस्तिष्क की भूमिका की विवेचना भी की थी। ठीक, उन्होंने अपने शोध की विस्तृत व्याख्या 1628 ईस्वी में एक प्रकाशन एन ऑटोनॉमिकल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द हार्ट एंड ऑफ द ब्लड इन एनिमल्स में की थी। ओके, हार्वे को आधुनिक शारीर विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक, विलियम हार्वी हार्वी बोल रहे हैं, विलियम हार्वे को आधुनिक शरीर विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्टारफिश स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, हीमल तंत्र। ओके, स्टारफिश में परिसंचरण तंत्र जो होते हैं तीन स्थानों पर संपन्न होते हैं। ओके, स्टारफिश में परिसंचरण तीन स्थानों पर संपन्न होते हैं या पूरा होते हैं। पहला है पेरीविसरल सिलोम। ठीक, पेरीविसरल सिलोम लिख दे रहे हैं, पेरीविसरल सिलोम, पेरीविसरल सिलोम। और दूसरा है जलवाही तंत्र। ठीक, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और तीसरा है हीमल तंत्र। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार इस ऑप्शन में दो दो उत्तर सही हैं। ओके, लेकिन एसएससी ने इसे सी ऑप्शन ही माना है। ओके, जलवाही तंत्र जो है ये भी सही है, लेकिन एसएससी ने ऑप्शन नंबर थर्ड को माना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? बताइए। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, अस्थि मज्जा से उत्पन्न लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? तो ऑप्शन आपका बन जाता है अस्थि मज्जा। ठीक, बोन मैरो से, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ओके, अस्थि मज्जा से उत्पन्न लाल रक्त कणिकाएं जब क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती हैं तो वे प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। बताइए, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोनोसाइट यानी एक केंद्र काणु। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है?
लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होता है। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20%, ठीक, 20% से 30% होती है। यह दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट, ठीक, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ओके, जिसमें बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है। एचआईवी विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? बताइए, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट्स को। ओके, लिम्फोसाइट्स जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं उन्हें ही नष्ट कर देते हैं एचआईवी के विषाणु। आगे देखते हैं। देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? बताइए, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? बताइए, विसरण की प्रक्रिया द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फेफड़ों के आवरण को डॉट डॉट कहा जाता है। बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही है, फुफ्फुस झिल्ली। ओके, फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, यह फेफड़ों को बाहरी आघात से बचाने का कार्य करता है। स्तनधारियों तथा अधिकांश कशेरुकियों में दो फेफड़े उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्राकृतिक कोलायड कौन सा है? रक्त, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राकृतिक कोलायड रक्त है। संपूर्ण रक्त, प्लाज्मा एवं एल्बुमिन प्राकृतिक कोलायड के उदाहरण है। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए, संपूर्ण रक्त, संपूर्ण मतलब पूरा रक्त, ओके, और प्लाज्मा, प्लाज्मा और एल्बुमिन। ओके, एल्ब्यूमिन। ओके, प्राकृतिक कोलायड के उदाहरण है। पूरा रक्त यानी संपूर्ण रक्त, प्लाज्मा और एल्बुमिन प्राकृतिक कोलायड के उदाहरण है। नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है लोहा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक, हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। यह टेट्रामर प्रोटीन होता है जिसमें 4 श्रृंखलाएं अल्फा 2 बीटा 2 होती हैं। ओके, अल्फा में 141 एमिनो एसिड तथा बीटा में 146 एमिनो एसिड होती हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित कर गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है जो विखंडित होकर ऑक्सीजन छोड़ देता है और यही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है व CO2 को वापस लाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है।
आगे देखते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के लिए होती है, जो ऑक्सीजन से 250 गुना अधिक होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मानव रक्त का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसमें ग्लोबिन नामक लौह युक्त प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होने पर रक्त क्षीणता रोग होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? बताइए। सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो थक्का बन जाता है। ठीक, रुधिर का थक्का बन जाता है तथा धमनियां सिकुड़ जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। बताइए। गठिया का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। मूत्राम्ल रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों एवं यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग एक प्रकार का गठिया रोग होता है। ओके, हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। किसी कशेरुकी में ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। किसी पढ़ रहे हैं किस? बताइए। उभयचर में। ठीक, उभयचर तथा अधिकांश सरीसृपी के द्विपरिसंचरण तंत्र होता है। ठीक, उभयचर तथा अधिकांश सरीसृपी में द्विपरिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन हृदय हमेशा दो पंपों में विभक्त नहीं होता, जिनके कारण ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। उभयचरों में 3 कक्षों से युक्त हृदय पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? बताइए। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मस्तिष्क, बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं, जो पार्श्व निलय, जो कि एक बार फिर से सुन लीजिए। मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं। 2 पार्श्व निलय, जो कि दाएं एवं बाएं गोलार्ध में स्थित होते हैं। अग्र मस्तिष्क में तृतीय निलय और पश्चिम मस्तिष्क में चतुर्थ निलय होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा मनुष्य में श्वसन रंजक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर डी सही है, हीमोग्लोबिन। श्वसन में गैसों का वहन रुधिर द्वारा होता है, किंतु रुधिर स्वयं इन गैसों O2 तथा CO2 का वहन नहीं कर सकता। इस कार्य के लिए रुधिर में श्वसन रंजक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होते हैं। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिनका रंग लाल होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वत्रिक रक्तदाता में वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है।
मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है कि कौन से मनुष्य जो सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं या रुधिर दे सकते हैं। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओ। ठीक। एंटीजन अनुपस्थिति होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ओके। और रक्त समूह ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ओके। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता यानी डोनर कहलाता है। ठीक। ब्लड ग्रुप ओ डोनर कहलाता है और ब्लड ग्रुप ए बी रिसीवर कहलाता है यानी सर्वग्राही कहलाता है। ओके। ओ ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता सर्वदाता और ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ओके, सर्वग्राही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 4 रक्त समूह ए बी, बी और ओ में किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। आप लोग जानते हैं, ओ ब्लड ग्रुप ओ को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। बताइए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओ नेगेटिव। ठीक। ओ नेगेटिव रक्त ग्रुप यानी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, जबकि ए बी पॉजिटिव, ठीक, ए बी पॉजिटिव जो है ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही कहलाता है। ओके। सर्वदाता सर्वदाता और सर्वग्राही। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव सर्वदाता है और ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए या बी। ओके, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग ए या बी होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग कहलाता है। बताइए सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है या रुधिर वर्ग कहलाता है। बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, सर्वग्राही रुधिर वर्ग है ए बी। रक्त को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। ए, ठीक, ए नंबर 1 पर ए, फिर बी, ए बी, ओ। ओके, ओ समूह का रक्त किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं, तथा ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जाता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओ समूह का रक्त, ठीक, ओ ब्लड ग्रुप का रक्त यानी ब्लड किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिए उसे सर्वदाता कहते हैं, तथा ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जाता है,
इसलिए उसे सर्वग्राही कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, रक्त में रक्त रक्त में बोले रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी। रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो ए बी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120 से 80। ठीक, आगे देखते हैं। 120 से 80 नहीं, 120/80 या फिर 120/80। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को परासरण दाब जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीलीटर एचजी तथा प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर एचजी होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? बताइए, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर पारा। ओके, एचजी या पारा, पारे को ही एचजी कहते हैं। ओके, मरकरी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 120 से 80। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? बताइए, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। ओके, यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, रक्तचाप बढ़ने के लिए। ठीक, हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के संदर्भ में होता है। सामान्य मनुष्य में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर 120 से 180 180 बोल रहे हैं, 120/80 एम एच जी होता है। ओके, एम एच जी होता है, स्पेस नहीं बचा लिखने के लिए। ठीक, जिसमें 120 एम एच जी सिस्टोलिक और 80 एम एच जी डायस्टोलिक होता है। ठीक, देखिए, 120/80 है ना, तो इसमें 120 जो है एम एच जी ऊपर लिख दे रहे हैं, एच जी। ठीक, सिस्टोलिक है, और 80 एम एच जी डायस्टोलिक होता है। हाइपरटेंशन के मरीज में रक्तचाप सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, बताइए कौन सा सही मेल है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। एथेरोरक्स सॉरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक, एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, बताइए। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इस्कीमिया। इस्कीमिया। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। इसकी वजह से ऊतकों में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाता है और वह मर जाती हैं। ओके, समझ में आया? यदि, फिर से सुन लीजिए एक बार, यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होती है तो इसे इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ऊतकों में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाता है और वह मर जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या होती है, क्या होती है भाई, बताओ। वयस्क पुरुष में 4.6 से 6.0 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। ओके, लिख दे रहे हैं एक बार, मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है, ठीक। वयस्क में यानी वयस्क पुरुष में 4.6 से, ये दशमलव है, 4.6 से 6.0 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है, क्या, रक्त, ठीक। और वयस्क महिला में 4.2 से 5.0 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है, ठीक। मानव में आरबीसी की सामान्य संख्या 5.4 मिलियन प्रति मीटर क्यूब होती है, ठीक। लाल रुधिर कणिकाओं की संरचना उभयावतल होती है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। लाल रुधिर कणिकाओं की संरचना उभयावतल तथा तस्तरीनुमा होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। और लाल रक्त कणिकाओं में यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन लामा, ठीक, लेकिन लामा और ऊंट जो है अपवाद हैं, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ओके, लामा और ऊंट के रक्त में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, काय, राइबोसोम आदि अन्य प्रमुख अंग नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंगायुक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन संवहन का कार्य करता है। ये जो लामा होते हैं ना, लामा और ऊंट में, इनके लामा और ऊंट के रक्त में केंद्रक होता है, लेकिन उस केंद्रक में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गालिकाय, राइबोसोम आदि जो है प्रमुख अंग नहीं होते हैं। ओके, इनमें हीमोग्लोबिन नामक रंगायुक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन संवहन का कार्य करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, बताइए। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है वह रुधिर का प्रतिजामन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
रुधिर में हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व साल दशा में रहता है। हिपैरिन को एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं। ओके, हिपैरिन को एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता। ओके, किसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता? हिपैरिन की वजह से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, बताइए। 180 से 200 mg। ओके, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg होता है। अगर इसका स्तर 200 mg से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है। इसे इसे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक, ठीक, एथिरो लिख दे रहे हैं, स्क्लेरोसिस। एक मिनट फिर से लिखते हैं। देखिए, एथिरोस्क्लेरोसिस। ओके, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml यानी मिलीलीटर रुधिर होता है, बताइए। 80 से 100 mg। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, 80 से 100 mg। ओके, भोजन ग्रहण करने के 2 घंटे बाद यह मात्रा 160 mg प्रति ml रुधिर तक जा सकती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में, ये तो हो गया ना। देखिए अगला क्वेश्चन, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर प्रति mg प्रति 100 ml में होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 100। ठीक, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg प्रति ml में होता है 100। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, मनुष्य में खून का पीएच डैश होता है, कम क्षारीय। ओके, मनुष्य के खून का पीएच कम क्षारीय होता है। ओके, रक्त का पीएच मान जो होता है, ब्लड का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक, 7 से अधिक होता है, जबकि पीएच मान 7 उदासीन द्रव के लिए होता है। रक्त का पीएच मान सामान्यतः 7.35 से 7.45 के बीच रहता है। ओके, नोट कर लीजिएगा, रक्त का पीएच मान जो है 7.35, ठीक, से 7.45 के बीच रहता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय द्रवों का होता है। ठीक, 7 से कम पीएच मान अम्लीय द्रवों का होता है और 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय द्रवों का होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए। प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कुल रक्त का लगभग 55%, ठीक, कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग रुधिराण होता है। ठीक, रुधिराणु के 3 भाग
लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं रुधिर का लगभग 90% भाग बनाती हैं। ठीक, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी रुधिर का 90% भाग बनाती हैं तथा कुल रक्त का लगभग 40% भाग होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। ओके, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। ओके, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर यानी खून होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा, ठीक, प्लाज्मा प्लस रुधिराणु, ओके। रुधिर का कार्य खाद्य पदार्थों एवं ऑक्सीजन का संवहन करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है भाई? 5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 35%। ओके, 35 बोले 55। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, कणिकाओं यानी कार्पसल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं प्लाज्मा। कणिकाओं यानी कार्पसल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, डॉट 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 एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% तक होता है। प्रद्रव्य। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कुल रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग प्रद्रव्य यानी प्लाज्मा होता है तथा 45% भाग रुधिराणु होता है। ओके, नोट करके रखिएगा। कुल रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग प्रद्रव्य यानी प्लाज्मा होता है तथा 45% भाग रुधिराणु होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसमें लगभग 91% जल तथा शेष 9% भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, प्लाज्मा के लगभग 91% भाग में जल होता है और शेष बचे 9% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया। ठीक, बताइए। फॉलिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है। फॉलिक एसिड का मुख्य स्रोत हरी पत्तियां, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, फलियां हैं। इनका प्रमुख कार्य वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण तथा डीएनए का संश्लेषण करना। इसकी कमी से अरक्तता यानी एनीमिया रोग होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। पोटास एलम। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम, जिसे हम लोग फिटकिरी कहते हैं। ओके, पोटास एलम यानी फिटकरी, फिटकरी कहते हैं। ओके, का प्रयोग करते हैं। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम यानी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखिए, फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4। ठीक, K2SO4 Al2
SO4 होल थ्राइज 24 H2O। ओके, ये फिटकरी का फार्मूला है, पोटास एलम का सूत्र है। ओके, आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग फिटकरी का फार्मूला जानते थे और कितने लोग नहीं जानते थे। ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताइए। ओके, जो लोग नहीं जानते थे वो लोग नोट कर लीजिए, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज 24 H2O। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से वर्णक प्रोटीन यानी क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, हीमोग्लोबिन। एक वर्णक प्रोटीन एक संयुग्मित प्रोटीन है जिसमें एक रंगीन कृत्रिम समूह अथवा कोफैक्टर होता है। इसका सामान्य उदाहरण हीमोग्लोबिन है जिसमें हीम कोफैक्टर होता है। हीम एक लौहयुक्त अणु है। ओके, हीम एक लौहयुक्त अणु है जिसके ऑक्सीजनीकृत रक्त लाल दिखाई पड़ता है। ठीक, जिससे ऑक्सीजनीकृत रक्त लाल दिखाई पड़ता है। मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स और फ्लेवोप्रोटीन्स अन्य वर्णक प्रोटीन हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है, बताइए। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है, रक्त जमाव में। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रिसमस फैक्टर रक्त जमाव से संबंधित है। इसे फैक्टर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहा जाता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, रुधिर लसिका यानी हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती हैं, इनमें देखी जाती है संधिपाद यानी आर्थ्रोपोड्स में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है, 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, मानव में लाल रुधिराणु कणिकाओं की औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन तक होता है तथा इनकी संख्या 50 लाख घन मिलीमीटर होती है। यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, 100 से 120 दिन। ओके, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन तक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है, अग्रगामी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, इसे भी पढ़ लेते हैं। कूपिका फेफड़ों के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है। ओके, कूपिका जो होती है वह फेफड़े के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है। आगे देखते हैं। देखिए, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से श्वसन कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मेलानिन, हीमोग्लोबिन, रोडोप्सिन एवं बिलिरुबिन में से कौन सा मनुष्य में श्वसन रंगद्रव्य है, हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 5.5 मिलियन प्रति
मिलीमीटर क्यूब रक्त होती है। ओके, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 मिलीमीटर क्यूब रक्त होती है। ओके, आगे देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ठीक, स्वीकार्यता है या स्वीकार्यता है। आगे देखते हैं। मनुष्यों में सांस ली गई हवा में उपस्थित O2 का प्रतिशत लगभग 21% होता है। ओके, आगे देखते हैं। 1 मिनट में एक सामान्य मनुष्य बोल रहे हैं, 1 मिनट में एक सामान्य मनुष्य 14 से 18 बार सांस लेता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एक वयस्क व्यक्ति सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 14-14.5 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त है। ओके, मनुष्य में सांस द्वारा छोड़ी हुई हवा में लगभग 16% ऑक्सीजन होता है। आगे देखते हैं। हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा सांस में लिया जा सकता है कुल फेफड़ों की क्षमता कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा इनको जूम करते हैं बस। देखिए, 100 मिलीलीटर शुद्ध रक्त द्वारा वहन किए जाने वाले O2 की मात्रा सामान्यतः 20 मिलीलीटर होती है। ओके, आगे देखते हैं। एक जानवर का चयन करें जिसमें एक खुली परिसंचरण प्रणाली होती है तिलचट्टा में। ओके, आगे देखते हैं। आरबीसी के उभयतल होने का लाभ यह है कि वह सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। मनुष्य में रक्त समूह लैंडस्टीनर ने कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा खोजा गया था। आगे देखते हैं। जिनको क्वेश्चन आंसर नहीं दिख रहे हैं और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। ओके, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के बाद भी नहीं दिख रही है तो हमारी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। जिन जिन लोगों के वीडियो में की वीडियो क्वालिटी जो है बढ़ नहीं रही है वो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। आप लोग आवाज़ सुन करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखिए, किसी किसी अंग में रक्त संग्रहित किया जाता है। किस अंग में रक्त संग्रहित किया जाता है बताइए? तिल्ली में। ओके, ऑप्शन तो है ही नहीं भाई, इसमें ऑप्शन की आदत पड़ गई है। देखिए, एक इरिथ्रोसाइट लगभग 4 महीने जीवित रहता है। ओके, अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं संख्या में बढ़ेंगी। RH फैक्टर का नाम एक बंदर की जाति पर रखा गया है। ओके, RH फैक्टर का नाम एक रहीसस बंदर है। ठीक है, RH से रहीसस बंदर। RH फैक्टर का नाम एक बंदर की जाति पर रखा गया है। ओके, आगे देखते हैं। रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। ओके, आगे देखते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। देखिए, लसिका का रंग रंगहीन होता है। फेफड़े के संकुचित तथा सबसे बहुसंख्यक ट्यूबों को ब्रांकियोल कहा जाता है। एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से रक्त वाहिनियों के भीतर संलग्न होता है। आगे देखते हैं। खून और अंतराली तरल पदार्थ के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान केवल केशिकाओं में होता है। ओके, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है? C2 पॉजिटिव। ओके, Ca2 पॉजिटिव। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति के संचार प्रणाली में औसतन कितना रक्त होता है? 5 लीटर। आगे देखते हैं। देखिए,
मानव WBC की सामान्य जीवन काल या जीवन अवधि 5 से 21 दिन होता है। ओके, आगे देखते हैं। कौन अपरिवर्तनीय रूप से हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण प्लेटलेट्स करता है। ओके, आगे देखते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ओके, आगे देखते हैं। एक मिनट। पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। ओके, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। लाल रुधिर कणिकाएं यानी RBC लाल अस्थिमज्जा से बनता है। ओके, रेड बोन मैरो से RBC का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। देखिए, महाधमनी फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियां तथा महाशिरा में से कौन मानव हृदय तथा अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? महाशिरा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रक्त एक संयोजी ऊतक है जो किस प्रकार के अंतराकोश की अधात्री में धसी होती है? तरल। ओके, रक्त के प्लाज्मा में कौन से घटक होते हैं? प्रोटीन, नमक, हार्मोन। रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं कोशिका की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान में आ जाते हैं तथा लसिका का निर्माण करते हैं। ओके, देखिए, हमारे मांसपेशियों में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में खंडन का कारण हो सकता है ऑक्सीजन की कमी। ओके, आगे देखते हैं। सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती हैं केशिकाएं कहलाती हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन में लौह केवल फेरस आयन के रूप में मौजूद होता है। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण फुफ्फुसी शिरा द्वारा होता है। ओके, कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? उपस्थित डिस्क। आगे देखते हैं। एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट दोनों मज्जा में बनते हैं। ओके, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट दोनों मज्जा में बनते हैं। आगे देखते हैं। एक वयस्क 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। ओके, एक वयस्क व्यक्ति के प्रति मिलीमीटर क्यूब रक्त में RBC की संख्या इतना होता है। ठीक, 50 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, 50 लाख। आगे देखते हैं। देखिए, कार्लैंड स्टीनर रक्त समूह की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा ले जाया जाता है। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा ले जाया जाता है। ओके, एक स्तनपायी में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलाई द्वारा होता है। ओके, एल्वियोलाई। आगे देखते हैं। देखिए, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका एक केशिका है।
ओके। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका एक केशिका है। जब हृदय का दायां निलय संकुचित होता है तो रक्त फेफड़ों में जाता है। ओके। जब हृदय का दायां निलय संकुचित होता है तो रक्त फेफड़े में जाता है। अगर रक्त बढ़ने में CO2 की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास बढ़ेगा। ओके। अगर रक्त बढ़ने में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास बढ़ेगा। आगे देखते हैं। देखिए, एनीमिया एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ओके। आगे देखते हैं। कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। ओके। हीमोग्लोबिन का प्रथम कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन की किसके साथ उच्चतम समानता है। CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ओके। आगे देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक। प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा स्रावित होते हैं। आगे देखते हैं। रुधिर को पतला करने के लिए या फिर रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। वारफरिन। ठीक, वारफरिन। आगे देखते हैं। देखिए, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है। स्फैग्मोमैनोमीटर। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट। देखिए, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। संक्रमण से संघर्ष करना। आगे देखते हैं। रक्त का रंग साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसायनिन तथा हीमोग्लोबिन में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बढ़ जाती है। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बढ़ जाती है। पॉलीसाइथियम। ठीक, पॉलीसाइथियम। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होगा। O। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है। अस्थिमज्जा में। ठीक, बोन मैरो में। आगे देखते हैं। हार्मोन कौन सा रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर इंसुलिन सही है। ओके। ऑप्शन नंबर इंसुलिन सही है, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं। ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं। देखिए, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुलों का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ओके। आगे देखते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक। स्फैग्मोमैनोमीटर किसमें रक्त दाब को मापता है। धमनियों में। ठीक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन। देखिए अगला टॉपिक है हृदय। ठीक, आइए हृदय से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 300 ग्राम का। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय वंचित है। हृदय वंचित है, किससे वंचित है भाई। ऐच्छिक पेशी से। ओके। ऑप्शन नंबर सी सही। हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है। ठीक, हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है। जो अनैच्छिक पेशियां हैं
जबकि हृदय में ऐच्छिक पेशियों का अभाव रहता है। ऐच्छिक पेशियाँ अस्थियों के साथ जुड़ी रहती हैं। ओके, ऐच्छिक पेशियाँ अस्थियों के साथ जुड़ी रहती हैं जो इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? बताइए। एस्पिरिन। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। एस्पिरिन की मदद से रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? बताइए। प्रति मिनट 70 से 80 बार प्रति मिनट। ओके, आगे देखते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय सामान्य अवस्था में 72 बार प्रति मिनट तथा भ्रूण की अवस्था में 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, हार्ट यानी हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? बताइए। च्वन वाल्व। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? बताइए। दोषपूर्ण कपाट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। हृदय का काम है, बताइए क्या काम है भाई? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? बताइए। फुफ्फुस शिरा। ओके, फुफ्फुस शिरा फेफड़े से हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त लाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। ओके, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी शिरा से हृदय में प्रवेश करता है। हृदय में यह बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। इसके बाद बाएं नीलय तथा महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, यस ए नोड को। ओके, गति प्रेरक यानी पेसमेकर हृदय से संबंधित है। हृदय 4 भागों में विभाजित होता है, आर ए, एल ए, आर वी, एल वी। ओके, गति प्रेरक यस ए नोड गति प्रेरक यानी पेसमेकर यस ए नोड को कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है। बताइए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है भाई? 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर की ओर छोटे दाएं दाएं एवं बाएं अलिंद तथा नीचे की ओर बड़े दाएं एवं बाएं निलय होते हैं। अलिंद की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं। एक अंतर अलिंदीय
पट्ट दाएं एवं बाएं अलिंदों को पृथक करता है। ओके, आगे देखते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? बताइए, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था CN बर्नार्ड ने। ठीक, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था CN बर्नार्ड ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? बताइए, 72 बार। ऑप्शन नंबर सी सही है कि मानव हृदय हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियम, ठीक, पेरिकार्डियम नामक थैली से सुरक्षित रहती है। थैली से या थैली में सुरक्षित रहती है। ओके, मानव हृदय हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहती है। इसका भार लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। किसका? हार्ट का, हृदय का। ठीक, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। शरीर से हृदय में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को सिरा कहते हैं। ठीक, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनियों को सिरा कहते हैं तथा हृदय से शरीर में ले जाने वाले रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दिल का दौरा किस कारण होता है? बताइए, दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने पर या बिल्कुल भी रक्त ना पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन और आंसर के PDF हैं, इनको पढ़ लेते हैं हम लोग। कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? हृदय से। ठीक, मानव हृदय का दाहिना भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? रेने लायनेक ने। ओके, दिल के ऊपर छोटे कच्छों को एटरिया कहा जाता है। ठीक, आर्टरीज है, एटरिया लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दिल के ऊपर छोटे कच्छों को एटरिया यानी आर्टरीज कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, हृदय का पेसमेकर कहलाता है SA नोड। ओके, मानव के हृदय में द्विवल्नी कपाट बाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य में स्थित होता है। आगे देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में डायस्टोलिक दाब HG के मिलीमीटर में 80 होता है। ओके, मानव के हृदय में द्विवल्नी कपाट बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में स्थित होता है। आगे देखते हैं। पल्स वीट धमनी से मापी जाती है। ओके, पल्स वीट धमनी से मापी जाती है। आगे देखते हैं। हृदय के कौन से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है? दिल का बायां निचला भाग। ओके, आगे देखिए। रक्त दाब क्या है? धमनियों और शिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव। ओके, नवंबर 2017 में वैज्ञानिकों ने हृदय के क्षतिपूर्ण को स्वस्थ करने के लिए एक कार्यात्मक कृत्रिम पेशी को प्रस्तावित किया। ओके, आगे देखते हैं। त्रिवलन कपाट दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच में मौजूद होता है। ठीक, त्रिवलन कपाट दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में मौजूद होता है। आगे देखते हैं। हृदय के संकुचन को सिस्टोल भी कहते हैं। ठीक, हृदय के संकुचन को सिस्टोल भी कहते हैं।
आगे देखते हैं, बीटा ब्लॉकर एक दवा है, ठीक। बीटा ब्लॉकर एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमे करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है, ठीक। ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। आगे देखते हैं, हृदय की धड़कन की गति परिधीय तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका तथा कपाल तंत्रिका में से किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका से। ओके, आगे देखते हैं, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन। ओके, आगे देखते हैं, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य बड़ी आंत, गुर्दे यानी वृक्क, फेफड़ों एवं जिगर, यकृत में से कौन अवयव करता है? गुर्दा यानी वृक्क करता है। आगे है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। ओके, देखिए अगला टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि। ओके, अंतःस्रावी ग्रंथि से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? बताइए। एड्रिनल ग्रंथि। ओके, अधिवृक्क यानी एड्रिनल जो है वृक्कों के अग्र सिरों पर टोपी के आकार की एक संरचना होती है। इसके दो भाग कॉर्टेक्स एवं मेडुला होते हैं। कॉर्टेक्स के लगभग 30 हार्मोन में एंड्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस आदि लिंग हार्मोन प्रमुख है। ओके, आगे देखते हैं, देखिए दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? पीयूष में, ठीक। दुग्धजनक हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्राव के लिए उत्तेजित करता है। इस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि में होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है? बताइए। मस्तिष्क के आधार में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की अधर भित्ति यानी हाइपोथैलेमस के छोटे से शंक्वाकार एवं खोखले प्रवर्ध है यानी इनफंडिबुलम से कपाल की स्फिनॉइड अस्थि के हाइपोफाइसियल गर्त में सुरक्षित लटकी गोल सी और भूरी लाल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं या मास्टर ग्रंथि के नाम से सुप्रसिद्ध है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? बताइए। पीयूष ग्रंथि। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। पीयूष ग्रंथि द्वारा सोमैटोट्रोपिन नामक वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। बाल्यावस्था में इसके अल्पस्राव से शरीर की वृद्धि कुंठित हो जाती है यानी रुक जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? बताइए। हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी सही है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है या फिर कहते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के भी मास्टर का काम करती हैं। ओके, हाइपोथैलेमस ग्रंथि
पीयूष ग्रंथि के भी मास्टर का काम करती हैं। मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाता है। यह शरीर, ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण तथा शरीर की सुरक्षा आदि पर नियंत्रण करता है। ठीक, कौन? मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस। ठीक, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता? पीयूष ग्रंथि। ओके, पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके, नोट कर लीजिएगा, पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इस ग्रंथि के हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किसे? पीयूष ग्रंथि को। जबकि अग्न्याशय, वृषण तथा अंडाशय मिश्रित ग्रंथियां यानी बहिस्रावी अथवा अंतःस्रावी दोनों के रूप में व्यवहार करती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, बताइए? अग्न्याशय। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय है। यह उदर गुहा में अमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। ओके, मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विशिष्ट हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन का स्रावण करती हैं। ठीक, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल्स इंसुलिन का स्रावण करती हैं। और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन का स्रावण करती हैं। ठीक, सोमैटोस्टैटिन। एफ या पीपी सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का स्रावण करती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए? यकृत ग्रंथि। ओके, यकृत स्तनपायी में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अग्न्याशय स्तनपायी में पाए जाने वाला द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अवट यानी थायराइड ग्रंथि। ओके, थायराइड हमारी गर्दन के वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होता है। यह यच के आकार की द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसका काम आहार उपापचयी दर को बढ़ाना है। इसकी कमी व अधिकता से क्रमशः हाइपोथायराइड व हाइपरथायराइड रोग होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवट यानी थायराइड ग्रंथि। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? अवट यानी थायराइड ग्रंथि। आगे देखते हैं, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन की किस रूप में मिलाया जाता है?
बताइए आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही KI। ओके, नमक में आयोडीन सोडियम आयोडाइड व पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। ठीक, जो थायराइड ग्रंथि को सामान्य बनाए रखता है। आयोडीन की शरीर में कमी से घेघा रोग होता है। ठीक, आयोडीन की कमी से शरीर में घेघा रोग होता है, या सीधे ऐसे कर सकते हैं आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? बहुप्रभावी जीन। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है तो इसे बहुप्रभावी यानी प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बताइए, इंसुलिन का आविष्कार एफ बेटिंग ने किया। ठीक, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। यह अग्न्याशय के बीटा सेल्स से स्रावित होती हैं। इनका काम रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखने एवं सामान्य बनाए रखना। इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बेटिंग और बेट्स ने 1932 ईस्वी में किया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा कोशिकाओं से। ठीक, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन यानी स्रावण अग्न्याशय में स्थित लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंसुलिन अग्न्याशय में सक्रिय होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? बताइए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधित कार्य स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय, ग्रीवा एवं योनि फैलाव, मातृत्व गुणों का विकास इत्यादि है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। बताइए क्या है भाई? फेरामोन्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही। फेरामोन्स गंधयुक्त, वाष्पशील, वसीय अम्ल होते हैं। ओके, फेरामोन्स गंधयुक्त, वसीय सॉरी फेरामोन्स गंधयुक्त, वाष्पशील, वसीय अम्ल होते हैं, जिनके हवा में उड़ते गंध संवेदना के कारण जाति के अन्य सदस्य प्रभावित होते हैं। कुछ जीव बॉम्बिकोल या जिपलूर नामक फेरामोन्स मुक्त करते हैं। ओके, कुछ जीव बॉम्बिकोल, ठीक, कुछ जीव बॉम्बिकोल या जिपलूर, ठीक, या जिपलूर नामक फेरामोन्स मुक्त करते हैं। ओके, आगे देखिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिवृक्क। ठीक, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ओके,
अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल से एड्रीनलिन और नार एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। ठीक, इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं। ओके, संघर्ष या पलायन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनलिन और नार एड्रीनलिन हार्मोन को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? बताइए कौन सा हार्मोन? ऑप्शन नंबर सी सही है, एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक, जब शरीर तनाव की स्थिति में जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो तब एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन को। ठीक, और पलायन या संघर्ष हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनलिन और नार एड्रीनलिन हार्मोन को। ओके, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन को। ओके, एड्रीनल हार्मोन को, एड्रीनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस यानी एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? बताइए, अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? हार्मोन की श्रेणी में। ओके, अधिवृक्क रस यानी एड्रेनालिन को हार्मोन की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। इसे एपिनेफ्रिन तथा आपातकालीन हार्मोन तथा एफ ट्रिपल एफ, ठीक, फाइट फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, किसे? अधिवृक्क रस को। ओके, अधिवृक्क रस को हार्मोन की श्रेणी में रखा जाता है और इसका स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। ठीक, इसे एपिनेफ्रिन तथा आपातकालीन हार्मोन तथा ट्रिपल एफ का मतलब फाइट फ्राइट फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यह नर लिंग हार्मोन है। बताइए कौन नर लिंग हार्मोन है भाई? टेस्टोस्टेरॉन। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही। नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नर लिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। इसके अतिरिक्त नर हार्मोन को डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। ओके, ये सब बातें याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कार्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? बताइए, कार्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, कार्पस लुटियम महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ओके, यह प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। ओके, याद रखिएगा, कार्पस लुटियम महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का
श्रावण करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, बताइए किससे बनाया जाता है भाई? पीयूष ग्रंथि द्वारा। ओके, वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यह शरीर में प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, ऊतकों को क्षय होने से बचाने आदि कार्यों को प्रभावित करता है। इसके असंतुलन से अनेक रोग हो सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? थायराइड की अति सक्रियता के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रेव की बीमारी थायराइड की अति सक्रियता के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा जब अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का स्रावण होता है तब यह रोग होता है। थायराइड हार्मोन के इस अत्यधिक स्रावण को हाइपरथायरिडिज्म कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं, बताइए अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मुख्य कोशिकाएं। ओके, पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जिसे मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। मुख्य कोशिकाएं पेट की ग्रंथियों के नज़दीक प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही। श्वेत ग्रंथियां स्तनीय वर्ग के प्राणियों में त्वचा में पाया जाता है। ठीक, श्वेत ग्रंथियां स्तनीय वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है। यह सामान्यतः सामान्य घुमावदार एवं नालवत होती हैं। इनका मुख्य कार्य तापमान नियंत्रण। हालांकि ये ग्रंथियां अतिरिक्त लवणों व कुछ नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन भी करती हैं। ओके, श्वेत ग्रंथियां यानी पसीने की ग्रंथियां। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटी उद्वार्ध यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? बताइए। थायराइड उपास्थि को। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही। अवटू। ठीक, अवटू उद्वार्ध एडम्स एप्पल, जिसे तकनीक रूप से स्वर यंत्र प्रमुखता के नाम से जाना जाता है। ओके, स्वर यंत्र प्रमुखता के नाम से किसे जाना जाता है? एडम्स एप्पल को। ठीक, यह उभार थायराइड उपास्थि गर्दन के चारों ओर गठित होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? बताइए। एक। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही। स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। स्त्री के अंडाशयों से क्रमशः बारी बारी से एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है जो कि अंडवाहिनी में पहुंचकर 15वें दिन से 19वें दिन तक रहता है। यदि इसी अंतराल में स्त्री संभोग करती है तो यानी सेक्स करती है तो अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में पहुंच जाता है। लेकिन यदि स्त्री इस अंतराल में संभोग नहीं करती है तो वह अगले मासिक धर्म यानी अगले मासिक चक्र में बाहर निकल जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, घेघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन है कहीं? आयोडीन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है जिसके कारण गर्दन फूल जाता है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए,
आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है। किसमें लाभकारी होता है भाई? थायराइड के काम के लिए। ओके, अवाटु ग्रंथि के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। एसीटी हार्मोन स्रावित होता है किससे स्रावित होता है भाई? बताइए। पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी सही है। एसीटी हार्मोन, एसीटी मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, कॉर्टिकोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है, जो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा उत्पादित और स्रावित होता है। यह एड्रीनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसीटी हार्मोन जो है ना, कार्टिकोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। एसीटी हार्मोन का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन को कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। हम समझ रहे हैं आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए 2-3 बार रिपीट कर दे रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? बताइए। इंसुलिन हार्मोन के। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। इंसुलिन अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। ओके, जो ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करने व पेशियों में संचित करने में सहायता करती है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। शरीर में इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।